हेलो एस्पिरेंट्स। तो न्यू डे न्यू क्वेश्चन, सेम हम 2 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जो कि PYQs है 2023 के। तो समावेशी विकास, इंग्लिश में इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। इन्हीं समावेशी विकास से रिलेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट SDG भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। इसने पूछा है कि समावेशी विकास की अवधारणा समझाइए। फर्स्ट इसने पूछने की कोशिश की है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, मतलब इसको आपको डेफिनीशन बताना है, परिभाषा बताना है कि कैसे आप इस चीज़ को मीनिंग समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे हैं एवं चुनौतियाँ क्या हैं। मुद्दे क्या हैं एवं चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। UNDP के अनुसार, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र की जो है विकास के अनुसार, समावेशी विकास ऐसी प्रक्रिया और परिणाम है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग विकास में भाग लेते हैं, उससे समान रूप से लाभान्वित होते हैं। मतलब सबका साथ एवं सबका विकास, मोदी जी की जो टैगलाइन है। ठीक है। तो समावेशी विकास का जो लक्ष्य है मेनली वो है सभी की भागीदारी व लाभ, असमानता में कमी, अवसरों की समानता, वंचितों का पर ध्यान एवं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब हम जो है भारत में समावेशी विकास के जो मुद्दे और चुनौतियां हैं उस पर बात करते हैं। आय और धन की असमानता, इन मतलब जो है इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। 2022-23 अंतर्गत शीर्ष मतलब टॉप 1% के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% तथा 1% के पास कुल संपत्ति का 40.1% है। निचले 50% आबादी के पास जो है वो कुल संपत्ति का सिर्फ 6.4% हिस्सा है। डिफरेंस देख पा रहे हैं। फिर है क्षेत्रीय असंतुलन, विभिन्न संकेतकों से दिखाई पड़ता है, जैसे गोवा और हरियाणा जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय या फिर आय बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ किसी स्टेट को, बट अगर हम एग्जांपल देते हैं तो समझ पा रहे हैं कि स्टेट तो सभी सेम है बट उनमें क्षेत्रीय असंतुलन है। वो सोर्सेस से रिलेटेड हो सकती है, उसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, कितना वर्क कर रहा है, कृषि में योगदान, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद, एग्जाम्पल आदि, है ना। थर्ड पॉइंट है बुनियादी ढांचे का अभाव। बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण कई हो सकते हैं, जैसे अपर्याप्त धन की कमी, संसाधनों का खराब प्रबंधन, मतलब संसाधन तो हो बट उनका अच्छे से यूज़ ना हो, पुरानी नीतियों और ख़राब योजना, मतलब नीतियाँ वही पुरानी सी चल रही हैं जिस पे कोई काम ना होता हो, योजनाएं हैं लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से वर्क ना करती हो, भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, ये तो सभी को ज्ञात ही होगा कि सिर्फ नामांकन दर बढ़ी है, वहीं सीखने की क्षमता में कमी और शिक्षा की योग्यता जैसी चुनौतियाँ। अभी वर्तमान में करंट में एक जयपुर की एक न्यूज़ है ना, नीरजा मोदी स्कूल में जो हुआ, वो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, तभी तो बच्चे सुसाइड जैसे स्टेप्स ले रहे हैं। कम्प्लीटली मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ बट फ़िलहाल ऐसा ही चीज़ें चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा में अभाव है, तभी तो ऐसे कदम बच्चे उठा रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार, दलितों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमज़ोर समूहों को भेदभाव, बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कृषि क्षेत्र समस्याएं, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण में कमी, है ना। क्योंकि 200 वर्ड्स में है तो आप जो भी पॉइंट आपको उस टाइम पे प्रैक्टिस में याद रहता है वो आप ईज़िली कर लेते हैं। सरकार के द्वारा कई क्षेत्रों में कार्य करने के बावजूद अभी भी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य किया जाना बाकी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए।
भगवद गीता प्राचीन भारतीय ग्रंथ, भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, जो नैतिक निर्णय लेने, कर्तव्य और नेतृत्व में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अब क्योंकि इसे हम पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, और पॉइंट्स वाइज लिखते हैं तो चीज़ें इजी होती हैं एग्जामिनर के लिए चेक करने टाइम और हमारे लिखते टाइम। ठीक है। यह कर्मयोग का पालन करने और फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने की शिक्षा देता है, जिससे तनाव कम होता है। और आपको भी पता है लोक सेवकों को अपनी सर्विस की ज़िंदगी में कितनी चिंताएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे तनाव भी कम होता है। भगवद गीता समर्पण, निष्ठा, समाज के प्रति नैतिक दायित्व की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा देता है। कर्तव्यों को पूरा करते समय व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार से वैराग्य के महत्व पर भी जोर देता है। मतलब कहीं ना कहीं जो लोक सेवक हैं, अगर उनमें व्यक्तिगत इच्छाएं होंगी या अहंकार होगा तो वो जनता के प्रति कार्य करने में सफल नहीं होंगे। गीता सफलता और विफलता के सामने समभाव की वकालत करती है, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करती है, अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांत की गहरी समझ को बढ़ावा देती है। ये देख रहे हैं कैसे पॉइंट्स लिखे हैं, ये 200 वर्ड्स में भी हैं। फिर है सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समझ की शिक्षा देती है, जो लोक सेवकों को अनुकूल और सहयोगी कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो जो है, अगर आपने किसी चीज़ को कंटिन्यू लिखा हुआ है तो आपका हाथ अपने आप मतलब चलता रहता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको कितने भी फैक्ट्स पता हों बट आप उस चीज़ को शो नहीं कर पाएंगे, आप आंसर में नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा निष्कर्ष है, उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि गीता में जो शिक्षाएं दी गई उससे सामान्य जीवन के अलावा सिविल सेवकों में होने वाली सभी गुणों पर बेहतर शिक्षा देने की क्षमता है। भगवद गीता समृद्ध दार्शनिक रूपरेखा प्रदान करती है। एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको क्वेश्चन, जैसे आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं तो वहाँ पे आप सोचने बैठेंगे तो टाइम लॉस भी होगा और सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो स्ट्रेटजी होती है वुमेन्स की, सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना और एक बेहतर वे में लिखना, ना कि एक स्टार्टिंग जैसे कि कोई इंसान तुरंत की प्रैक्टिस कर रहा है ना। तो उसके लिए परफेक्शन के लिए क्या है, PYQs पे फोकस करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकें। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।